महाराष्ट्र के सबसे मुखर नेता, हेडलाइन मेकर, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत इस वक्त राउत साहब हमारे साथ हैं। राउत साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस चुनाव की गहमा गहमी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महाविकास आघाड़ी के बारे में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट एडजस्टमेंट के दौरान हमने देखा कि बहुत तलखी थी, बहुत तूतू मैमै हुई, अब सब कुछ ठीक हो गया है वहां? देखिए, तूतू मैमै तो होता ही है कि अगर चुनाव में किसी फ्रंट में 3-4 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती है और वो पार्टी उस राज्य की ताकतवर पार्टी होती है, तो सीट शेयरिंग में ये थोड़ा बहुत ये गर्मा गर्मी होती है। जब हम बीजेपी के साथ थे 25 साल, तब भी होती थी। 2 पार्टी थी, बीजेपी शिवसेना, 25 साल, तो उस वक्त भी होती थी। लेकिन एक बार नॉमिनेशन फाइल हुआ, सीट शेयरिंग हो गया, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। नहीं, इस बार जो हमने देखा कि आप लोग पब्लिकली आके बयान दे रहे थे, आप हों या, और सेंटर में 2 ही शख्स थे, संजय राउत और नाना पटोले, दोनों आकर पब्लिकली बयान दे रहे थे। काफी तल्ख बयान था, काफी गुस्से वाला बयान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गठबंधन न टूट जाए। गठबंधन कभी टूटेगा नहीं। क्यों टूटेगा गठबंधन? बयान दिए हैं, वापस अंदर आकर चाय पीते एक साथ हम। देखो, हर पार्टी को लगता है कि इस राज्य में हमारी पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ताओं को सीटें मिलनी चाहिए, सबको लगता है। लेकिन लोकसभा में 48 सीटें थी, सीटों का बंटवारा लोकसभा में आसान हो गया। यहाँ 3 पार्टी है और भी छोटे छोटे दल हमारे साथ है, सबको एडजस्ट करना है। 288 सीट्स तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन अभी तो खत्म हो गया, सब खत्म है, अभी खत्म है, अभी कुछ नहीं। ये राहुल जी से बात करने के बाद चीजें खत्म हुई, सेंट्रल लीडरशिप से बात करने के बाद खत्म हो, कि आपने महाराष्ट्र के लेवल पे ही आपने सुलझा लिया? बात ऐसे महाराष्ट्र लेवल पे सुलझा। देखिए, कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में रहता है जी। चाहे खड़गे साहब हो, चाहे राहुल जी हो, तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा वहाँ से सूचना लेनी पड़ती है। उनकी एक सिस्टम है, वर्किंग कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, वो कमेटी, वो कमेटी, तो उनकी सिस्टम है, उनके सिस्टम से काम करेंगे। हमारा हाईकमांड महाराष्ट्र में है, शरद पवार साहब का हाईकमांड खुद महाराष्ट्र में है। अब भारतीय जनता पार्टी है, उनका हाईकमांड दिल्ली में है, और उसके साथ शिंदे और अजीत पवार का भी हाईकमांड दिल्ली में है। अजीत को अमित शाह, उनको दिल्ली में जाना पड़ेगा कुछ निर्णय लेने के लिए, हमको नहीं पड़ेगा। हमको यहाँ, हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम खड़गे साहब से बात कर लेते हैं, वेणुगोपाल जी से बात कर लेते हैं, राहुल जी से बात कर लेते हैं फ़ोन पर, और मामला सुलझ जाता है। कहीं राहुल जी गुस्से में आ गए? मुझे नहीं लगता है राहुल जी गुस्से वाला आदमी नहीं है। मैं राहुल जी को पहचानता हूँ। कुछ सीटें आप लोगों ने ज्यादा ले ली जिसपे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, इसकी वजह से राहुल जी गुस्से में आ गए? नहीं, राहुल जी ने कभी गुस्सा नहीं किया। राहुल जी बहुत ही बैलेंस आदमी है, पॉलिटिशियन है। और बात आपको बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लड़ रही है जी। कांग्रेस पार्टी 105-106 सीट पर लड़ रही है, शिवसेना 96 सीट पर लड़ रही है। शतक की बात आपने की थी कि हम शतक लगाएंगे, लेकिन 96 पर कभी कभी होता है कि शतक लगाने जाता है और एक चौका मारने से हम लोग पीछे हटते हैं, तो एक चौका हम नहीं मार पाए पर, और तो लेकिन ठीक है, 96 सीट हम लड़ रहे हैं। मुस्लिम सीट्स पे हम देख रहे थे कि जो यहाँ पे मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, जहाँ पे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां पर ज्यादा खींचतान चल रही थी। मुंबई की बात कर लें, वर्सोवा, बायकला, ऐसी सीट्स पे ज्यादा खींचतान चल रही थी, और आखिरकार आप ही लोग जीते उसमें। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब शिवसेना ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है वर्सोवा से, वहाँ तो मिक्स पॉपुलेशन, हिंदू भी है, मुसलमान भी है वर्सोवा में। तो ये जहाँ मुसलमान है वहाँ मुसलमान देना चाहिए, जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू देना चाहिए। मैं ये विचारधारा के खिलाफ हूँ। बाला साहब ठाकरे भी थे, जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू को क्यों चुन करने आता है, और जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान क्यों नहीं आता है? आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हो ना जी, तो हमको ये दिमाग से निकालना चाहिए, जहाँ मुसलमान है वहाँ मुसलमान आएगा, और जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू आएगा। हमको हिंदू को मुसलमान के एरिया में खड़ा कर चुन कर लाना है, और हिंदू एरिया में
मुसलमान को भी चुनकर लाना है। जैसे कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत बार हो गया। हमारे बैरिस्टर अंतुले साहब थे, AR अंतुले मुख्यमंत्री रहे, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से चुनकर आते थे, वो रायगढ़ से चुनकर आते थे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी इतनी अलग थी, मजबूत थी। कभी हमको लगा नहीं हिंदू है या मुसलमान है यार क्या है। ये बैरिस्टर अंतुले विद्वान आदमी है, बड़े पॉलिटिशियन हैं। हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में और भी मुसलमान लोग हिंदू बाहुल चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हैं, और ये होना चाहिए पूरे देश में। सवाल लेकिन उठता है सर कि लोकसभा में आप लोगों ने कैंडिडेट ही नहीं दिया एक भी मुसलमान। नहीं दिया, इसलिए तो विधानसभा में दे रहे हैं ना। लोकसभा के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद जो आकलन हुआ उसमें ये निकल के आया कि मुस्लिम मतदाता जो है उसमें, और कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए बोलने में, कि आप लोगों की तरफ वो आकर्षित हुआ है, आप लोगों को उसने जमकर वोट किया है। तो क्या आप लोगों को, उद्धव ठाकरे साहब को, आपकी पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि अब मुस्लिम मतदाता जो है उसके रहनुमा आप लोग हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित जो है आपकी तरफ है मुस्लिम मतदाता, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उन सीटों पर हमें ही लड़ना चाहिए? ऐसा मुझे नहीं लगता है। जो आपकी बात है कि मुसलमान, मैंने कहा ना हिंदू मुसलमान या कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुसलमान रहेगा, हमारे साथ नहीं रहेगा, नहीं। मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान इस देश का अधिकृत वोटर है, जिसको चाहे वो वोट दे सकता है। 2014-2019 में मुसलमानों ने मोदी जी को वोट दिया था, सबको मालूम है। 2019 में मुसलमानों ने मोदी जी को वोट दिया था। आप अगर बूथ वाइज आकलन करें तो आपको पता चलेगा। अगर मुसलमान अब महाविकास आघाड़ी या इंडिया आघाड़ी को वोट देना चाहता है तो उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। क्यों ये बदलाव कैसे आया सर? मतलब शिवसेना हम देखते रहे हैं, पूरे देश में शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। बाला साहब हिंदुत्ववादी पार्टी का मतलब ये नहीं ना कि मुसलमानों से नफरत करें। आपको किसने कहा कि हम हिंदुत्ववादी है इसलिए हम 10 दिन मुसलमानों से झगड़े करें? मुसलमानों से झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं है। बेवजह मुसलमानों से संघर्ष करना, उनको गालियां देना, ये कौन सा हिंदुत्व है? एक मानवता धर्म है, मनुष्य धर्म है। इस देश में हम सब एक है। अभी कुछ लोगों में मुसलमान हो हिंदू हो, बुरा काम तो सभी धर्म में होता है ना जी। वो थोड़े धर्म देखकर जो काम चलता है कभी कभी होता है। अभी वो पुणे में एक डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डायरेक्टर को पकड़ा है। वो खुफियागिरी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। प्रदीप, क्या उसका नाम? प्रदीप। इसके पहले DRDO के भी। DRDO। वो मुसलमान है क्या? वो मुसलमान नहीं है ना। लेकिन मुसलमान पकड़ा जाता है तो उसका ज़्यादा आप बवाल करते हो। विपक्ष कह रहा है सर कि आप लोग अब मुस्लिम वोटों के मोहताज हो गए हैं, इसलिए वहां पे ज़्यादा आपका ध्यान रहता है। मुस्लिम वोट किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, सबको चाहिए मुस्लिम वोट। कहते हैं कि बाला साहब के ज़माने में नहीं चाहिए होते, इसलिए बाला साहब के जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने में भी हमने मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं। जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको शिवसेना का इतिहास मालूम नहीं। हमने पारसी कैंडिडेट दिए हैं, मुसलमान कैंडिडेट दिए, हमने क्रिश्चियन कैंडिडेट दिए हैं, हमने पारसी भी दिए हैं। उनको क्या पता है शिवसेना का इतिहास, हिस्ट्री क्या है? अब माहिम सीट की बात कर लेते हैं सर। माहिम सीट पर इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से MNS ने पिछले बार वर्ली में कैंडिडेट नहीं दिया था आदित्य ठाकरे के खिलाफ, तो इस बार आप लोग भी कैंडिडेट नहीं देंगे। ऐसा हो नहीं पाया। क्या ऐसी है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो मदद करता है, जो पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी, ऐसी कोई किसी भी पार्टी को हम समर्थन नहीं देंगे या कैंडिडेट को समर्थन नहीं देंगे। हम मानते हैं कि बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र में, वो हमारे स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। बीजेपी की जो राजनीति इस राज्य में चल रही है वो महाराष्ट्र को लूटने की राजनीति चल रही है। बीजेपी की राजनीति जो यहाँ चल रही है वो महाराष्ट्र तोड़ने की, मराठी मानुस को तोड़ने की, उसका संगठन तोड़ने की राजनीति है।
और ये जो एमएनएस जो पार्टी है वो फडणवीस से हाथ मिलाकर ये सभी कामों को इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। अब ये बात अगर इतनी लोगों के मन में घुस गई है दिमाग में कि राज ठाकरे की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। 2 साल पहले ये बोल रहे थे मोदी और शाह को महाराष्ट्र में आने मत देना, ये महाराष्ट्र के दुश्मन है जी। और आज आप मोदी शाह के गुण गा रहे हो। यही फडणवीस है। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी सुन रहा था, 1 साल पहले बोल रहे थे राज ठाकरे सुपारी वाला आदमी है, वो किसी भी पार्टी की सुपारी लेकर उसका काम कर दे। ये फडणवीस बोल रहे हैं। अब वो फडणवीस जी राज ठाकरे के बेटे के लिए आगे आए हैं। क्या है ये? कल क्या बोला पता नहीं, आज क्या बोल रहे हो। तो हमारी ये भावना है ये सब स्वार्थ की राजनीति है, महाराष्ट्र के हित के लिए काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन कहा यही जाएगा सर कि पार्टियों से इतर ये परिवार का मामला है, ठाकरे परिवार का एक सदस्य खड़ा है। परिवार का मामला परिवार देख ले। एक बेटा हमारा परिवार का चुनाव में खड़ा है, लड़ने दो उसको, लड़ेगा और जीतेगा। इस प्रकार से अगर लड़ता है तो लड़ने में मजा है ना। पिछली बार एमएनएस ने बड़ा दिल दिखाया था। वो बड़ा दिल है क्या मुझे मालूम नहीं है, दिखाया था बड़ा दिल, लेकिन उस वक्त की पोजीशन अलग थी, स्थिति अलग थी। क्या लगता है आपको सीट पर, इस माहिम सीट पर क्या लगता है? मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इतना ही कहता हूँ कि शिवसेना का उम्मीदवार महेश सावंत है, वो जीत जाएगा। जीत जाएंगे वो? हमारा ही गढ़ है ये, हमारा गढ़ है, रहेगा हमेशा। राज ठाकरे साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, महायुति की सरकार ये तो बनेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर बीजेपी की सरकार बनाने के लिए राज ठाकरे मेहनत कर रहे हैं तो हम सपोर्ट क्यों करें उनके बेटे को? वो बीजेपी को सपोर्ट करें इसलिए आप लोग डेफिनेटली हम नहीं करेंगे उनको सपोर्ट। लेकिन उन्होंने कैंडिडेट्स जो हैं सर वो पूरे राज्य में खड़े किए हैं, राज्य में किए इसलिए किए कि वो शिवसेना और शरद पवार साहब के होठ काटे और बीजेपी को मदद हो जाए, इसलिए ये किया है। ये मंशा है उनकी, इसके आप लोगों को नुकसान पहुंचे। ये तो उनका बिजनेस है ना। कुछ पार्टी महाराष्ट्र में देश में है, इनका बिजनेस ही है ये। आपसे बहुत नेता खफा रहते हैं, उसमें राज ठाकरे भी खफा रहते हैं। उनका कहना है कि सवेरे सवेरे जो बोलते हैं वो बंद कर, न्यूज चैनल्स पे भी खफा रहते हैं कि दिखाना नहीं चाहिए। ऐसा क्या है? आप लोग सब साथ में काम करते थे, अब इतना। राज ठाकरे हमारे मित्र हैं, हमेशा रहेंगे, हमारी बचपन के साथी है। अब राष्ट्रीय अलग है राजनीति में, मैं बात करता हूं सुबह, उसमें मेरा क्या दोष है? आप लोग सवाल पूछते हैं, मैं जवाब देता हूं। आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। आप आते हैं मेरे पास, मैं नहीं जाता हूं ना। पत्रकार है आप, मीडिया है, मैं भी मीडिया का आदमी हूं, मुझे मालूम है। आप सवाल, आपका भी काम है सवाल पूछना, मेरा काम है मेरी पार्टी की भूमिका व्यक्त करना। नेता क्यों परेशान है? दूसरे नेता परेशान हो गए क्योंकि मैं जब मेरे सवाल जवाब पर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। सुबह से उनको काम में लगाता हूं मैं, हम लोग काम को लगा देते हैं। वर्ली सीट की अगर हम बात करें सर, तो बड़ी हॉट सीट बन गई इस बार। आदित्य ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा, साउथ बॉम्बे से वो पहले सांसद भी रहे हैं और एकाएक आखिरी वक्त में उन्हें उतारा गया है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी लगते हो? एमएनएस भी मैदान में है, तो आदित्य ठाकरे को क्या इसी सीट पर घेरने की तैयारी है कि कोई? आदित्य ठाकरे कम से कम 50,000 वोटों से जीत कर आएंगे। 50,000। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? तो आपको क्या लगता है? एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उनके कैंडिडेट जीतने वाले हैं। एकनाथ शिंदे दावा करे या और कुछ करे, मैं बोल रहा हूं आदित्य ठाकरे बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। वो आदित्य ठाकरे हैं, जीतेंगे। ये जो कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा की कैंडिडेसी वहां से दी गई, क्या आपको लगता है कि टक्कर देने के लिए है या फिर उनको इसी सीट बलि का बकरा बना दिया है? उसको बकरा बना दिया। मिलिंद देवड़ा का यहाँ क्या काम, मुझे बताइए। क्या संबंध है वर्ली से, बिरडी चाल से? क्या संबंध क्या है? वो तो हाई राइज वाला आदमी है, एकदम हाई प्रोफाइल लोग है ये कहाँ ज़मीन पर चलेंगे? हम लोग ज़मीन पर चलने वाले लोग हैं।
हमारी राजनीति जमीन से जुड़ी है। तो मिलिंद देवरा हो या और कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमएनएस का भी कैंडिडेट है वहां पे। होने दो, एमएनएस का क्या, ट्रम्प का होने दो ना, हमको क्या पता है, होने दो ना। असली असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बात जो है वो लगातार चल रही है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स हम देखें तो आप लोग आमने सामने जब लड़े, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और आपकी शिवसेना, तो एक सीट वो ज्यादा जीत गए। इस बार मैं आंकड़े देख रहा था, आप लोग 53 सीटों पर आमने सामने लड़ रहे हैं। इस बार क्या रहेगा? देखिए, एकनाथ शिंदे के लोगों को हमारे सामने लड़ाना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, इसलिए उनके पास धनुष्य बाण दिया ना। धनुष्य बाण के सामने हमको लड़ाना ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वोट का बंटवारा हो, लोगों में कंफ्यूजन हो, लोकसभा में हो गया, इसलिए उनको सीटें मिली कुछ ज़्यादा, ये तो नहीं मिलती। वो दावा इसी बात पे करते हैं कि देखिए, कोंकण का बेल्ट अगर हम देखें तो उसमें जो 2024 के लोकसभा का चुनाव, उसमें विधानसभा वाइज आंकड़ा देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आगे दिख रहे हैं, हर सीट पे आगे दिखे, चाहे रत्नागिरी हो, ठाणे का हो, कल्याण का हो या फिर पालघर की सीट हो। तो इन सब सीटों पर एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार थे, आप लोग के उम्मीदवार से काफ़ी आगे दिख रहे हैं वो। देखिए, बात नहीं है, लोकसभा का माहौल ख़त्म हो गया, कोंकण में जो था वो। अब विधानसभा की बात हम करते हैं। कोंकण हमेशा शिवसेना का गढ़ रहा, बाला साहब ठाकरे जी का गढ़ रहा। चाहे हमारा पार्टी का नाम और चिन्ह आपने चुरा लिया है, लेकिन नीचे का केडर जो है या वोटर है वो हमारे साथ रहेगा। उस जगह से भी खड़े हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी गिरी थी, वहां पे उनका तो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी चुनाव में। सर, हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उसके बाद क्या महाविकास आघाड़ी में जो अनबन थी वो बढ़ी? क्या आप जिस तरीके से आपके बयान आने लगे, आप अग्रेसिव दिख रहे थे, आप कह रहे थे कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी जरूर है लेकिन महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियों के बिना नहीं चल सकती, और ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कांग्रेस। ये बात सही है। जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, हम बीजेपी के लिए भी यही कहते थे, आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, आपके लिए पूरा देश है, हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र है, तो हमको महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। कांग्रेस को भी हम यही बोलते हैं, रीजनल पार्टी को अगर आप महत्व नहीं देंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी। आज मोदी जी की तीसरी बारी जो चल रही है ना, वो रीजनल पार्टी की ताकत पर चल रही है। एक नीतीश कुमार जी है, दूसरे चंद्रा बाबू है। लेकिन ये बयान जो आपके आने लगे वो हरियाणा चुनाव में जैसे ही बीजेपी जीती उसके बाद ये बयान हरियाणा में अगर आप या और पार्टी से थोड़ा थोड़ा गठबंधन होता तो शायद रिजल्ट अलग लग जाता। 0.6% से हार गई है कांग्रेस, 0.6%, 0.6, और 30 सीटों का फर्क पड़ गया है। कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां ऐसा कांग्रेस मान के चल रही थी कि वहां जीतेगी, और फिर बाद में हो गया है। नहीं, छोटे दलों से बात होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी पार्टी है जो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बहुत मायने रखती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे खफा दिख रही है, आप लोगों ने, उन्होंने 9 से 10 जगह पे दे दिया है। नहीं, 9-10 जगह पर हमको सीटें छोड़ना मुमकिन नहीं, आसान नहीं है, लेकिन जो सीटें उनकी है वो हम जरूर छोड़ने को तैयार है। कितनी सीटें छोड़ेंगे उनके लिए? देखिए, उनके 2 सीटें हैं जी, वो 2 सीटें हम छोड़ देंगे। एक कैंडिडेट उनके शरद पवार के गुट में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा। महाराष्ट्र के लिए सर, इन चुनाव में शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या विजन है? क्या विजन लेके आप लोग जा रहे हैं? क्या बताएंगे लोगों को कि आप लोग चुनाव जीतेंगे तो क्या करने वाले हैं? हम बहुत कुछ करने वाले हैं। 2.5 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। कोरोना के संकट में महाराष्ट्र को बचाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, ये तो सबको मानना पड़ेगा जी। अब महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार कर रही है, बस इस राज्य को लूट रही है। महाराष्ट्र का स्वाभिमान पूरी तरह से खत्म कर दिया। महाविकास आघाड़ी का एक घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो नहीं आने वाला है सर? अलग अलग पार्टी का एक ही आएगा, लेकिन हर पार्टी की एक अलग अलग राय होती है कुछ विषय पर, वो अलग से दे सकते हैं। खरगे साहब ने बयान दिया है कि उन्होंने बयान दिया और इससे हम काफी अनपॉपुलर हो जाएंगे। ये बात सही है खरगे साहब की, कि जो बात हम अभी
घोषणा करने के बाद, हम सरकार आने के बाद पूरी नहीं कर सकते, वो आश्वासन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले राज्य की ट्रेजरी में क्या बचा है वो भी देखना चाहिए। खड़गे साहब अनुभवी नेता है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा विवाद था महाविकास आघाड़ी में। आप लोगों की तरफ से बार बार उद्धव जी का चेहरा जो है वो आगे करने को कहा जा रहा था। बाद में आपने कहा कि कोई भी चेहरा दीजिए। यह मामला सेटल हो गया है? शिवसेना यूबीटी के लिए सेटल हो गया है? महाविकास आघाड़ी के लिए सेटल हो गया है? अभी भी इसमें गुंजाइश बातचीत की बाकी है? क्या है गुंजाइश उसमें, और क्या सेटलमेंट की बात है? चेहरा देंगे सर? क्यों नहीं देंगे? देंगे ना। हमारा पार्टी का चेहरा हम दे सकते हैं ना। महाविकास आघाड़ी का देखिए, महाविकास आघाड़ी का भी कांग्रेस के पास अगर चेहरा है तो देना चाहिए, एनसीपी के पास चेहरा है तो देना चाहिए। हमारा चेहरा महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे है। तो आप लोग ये बोल के जाएंगे कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा है? डेफिनेटली। शिवसेना यूबीटी जहां प्रचार करेगी वो कहेगी कि उद्धव पूरे राज्य में प्रचार करेंगे। फिर हमारे यहाँ क्यों, पूरा राज्य हमारा है। क्या कहेंगे कि हम अगर सरकार आती है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें जरूर कहेंगे। तो इससे बात फिर बिगड़ेगी नहीं? क्योंकि नहीं बिगड़ेंगे। कांग्रेस और शरद पवार दोनों कह रहे हैं कि हम बाद में तय करेंगे। नहीं, आज थोड़ी भी बात नहीं बिगड़ेगी, सब ठीक। कांग्रेस तो यहाँ तक कह दिया कांग्रेस के नेता ने कि जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो मुख्यमंत्री उसकी बाद में देख लेंगे ना, उसमें अभी क्या है। लेकिन उद्धव ठाकरे एक चेहरा है, और इस चेहरे के ऊपर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, इतना मुझे मालूम है। जो सरकार अभी चल रही है सर, उसने कई सारे स्कीम्स पिछले 1 से 2 महीने में लागू किए। सबसे बड़ी स्कीम लाड़की बहन योजना, और उन कहते हैं कि ये गेम चेंजर होगा और इससे बहुत फर्क पड़ेगा उनके वोट परसेंटेज में। देखिए, स्कीम योजना अच्छी है, बहुत से राज्य में योजना लागू की है। महाराष्ट्र ने की है चुनाव को मद्देनजर रखकर। अब देखेंगे क्या हालत है देश राज्य की तिजोरी की। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ उसमें वोट पर कोई परिणाम होगा। लोगों ने देखो, ये एकनाथ शिंदे अपने खिस्से से नहीं पैसा दे रहे, ये जनता का पैसा बांट रहा है, ये रेवड़ी है। और मोदी जी झारखंड में जाकर बोलते हैं वहाँ की लाडली बहन योजना बोगस है, ये ठीक नहीं है, और यहाँ आकर बोलते हैं ये योजना अच्छी है। लोग समझ लेते हैं ये सब राजनीतिक जुमलेबाजी है, और ये चुनाव प्रचार के लिए बनाई हुई योजना है। तो हम मानते हैं कि जैसा जैसा चुनाव प्रचार का रंग ऊपर जाएगा तो पता चलेगा क्या माहौल है और क्या नहीं माहौल है। महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार आती है तो ये योजना लागू रहेगी या इसे आप लोग स्क्रैप करेंगे, बढ़ाएंगे? नहीं, अच्छी देखो, एक योजना चल रही है और ये योजना हमारे विरोधी की सरकार ने बनाई है। अगर योजना अच्छी है तो योजना चलनी चाहिए। चलेगी? चलेगी ना, क्यों नहीं चलेगी। मुंबई में टोल का एक बड़ा मुद्दा था, काफी उस पर आंदोलन हुए, कई पार्टियों ने आंदोलन किया। अब इस सरकार ने एंट्री पॉइंट्स पे जो टोल है वो माफ कर दिया है, और उसको लेके भी सरकार अपनी वाहवाही कर रही है। उससे आपको लगता है कि इस पे असर पड़ने वाला है चुनाव पर? मुंबई की जो 36 सीटें? मुझे नहीं लगता। क्यों पड़ेगा असर? लोग भूल गए। लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है सर? मतलब लोग भूल गए, हो गया सब खत्म। ये सब चुनावी जुमला होता है सब। क्योंकि यही सरकार पहले कह रही थी कि मुश्किल है अभी इतनी जल्दी टोल खत्म करना, लेकिन एकाएक फैसला आया और उसमें चुनाव है ना, लोगों को पता चलता है चुनाव है तो कर लो, अपना किस्सा भर लो। कितनी सीटें सर आप लोग जीतते जा रहे हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी 165 सीट जीतने जा रही है। और इसके पीछे क्या तर्क है सर? क्या तर्क होना चाहिए? हमारा माहौल है, लोग हमारे साथ है। लोकसभा में हमने करके दिखाया है। लोकसभा में फडणवीस बोल रहे थे हमको 10 सीट नहीं मिलेंगी महाविकास आघाड़ी को, उनको 10 सीटें नहीं मिली है। हम 31 पर गए, हमारी 4 सीटें कम मार्जिन से हम हार गए, वो भी चोरी चपाटी करके वो लोगों ने जीत लिया। हमारा पूरा बहुमत आ जाएगा। ये चुनाव तय करेगा असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है? देखिए, तय करने की बात नहीं है। शिवसेना असली जहां ठाकरे है वहां ही है। अभी अमित शाह मोदी जी ने ये प्रेशर लाकर चुनाव आयोग पर उनके हाथ में दे दिया
उसका उससे होता है क्या उनकी शिवसेना असली? शरद पवार साहब अभी जिंदा है, पार्टी के संस्थापक निर्माता। उनके सामने उसकी पार्टी अजीत पवार को दी जाती है, कौन मानेगा ये? अजीत पवार बारामती से फिर चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाएंगे, इस बार उनके भतीजे हार जाएंगे। इतने सालों से जीत रहे हैं सर वहां से वो। तो क्या हो गया, कभी हारते नहीं क्या? फिर वो शरद पवार है इसलिए जीतते हैं ना। बारामती आने शरद पवार जो बोलेंगे वही होगा उधर। उन्होंने तो माफी मांग ली पिछले बार, उन्होंने सुनेत्रा पवार को जो चुनाव में खड़ा किया था उसे लेकर उन्होंने कई बार माफी मांगी कि गलती हो गया। तो अभी वापस क्यों गलती कर रहे हैं बारामती में खड़े रहने की? वो कह रहे हैं कि इस बार पवार साहब गलती कर रहे हैं हमारे सामने, मुकेंद्र को खड़ा कर। अजीत पवार को कौन पूछता है, छोड़ दीजिए, चले। कोई पूछता नहीं उनको, हो गया अभी उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना है सर उनका। सपने तो देखते रहेंगे लोग। तो मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है इस बार चुनाव? 23 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? मैंने आपको कहा ना, महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा ना। उद्धव ठाकरे बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, बनेंगे। और महायुति अगर जीतती है तो आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? 100% अब जीत रहे हैं महाविकास आघाड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय राउत थे जो बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी चुनाव जीत रही है और इनके तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से जहां जहां चुनाव प्रचार होगा वहां यह बताया जाएगा कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। साथ ही अगर कांग्रेस के पास या एनसीपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो आगे कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अगले 5 साल महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी महाविकास आघाड़ी। इन सब बातों के साथ महाविकास आघाड़ी चुनाव में उतर रही है।